गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान में पाठ 7। हमारा कक्षा 10वीं में जीव जनन कैसे करते हैं, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देख ही रहे हैं आप। पहला प्रश्न कह रहा है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए, सबसे पहले तो बच्चों को ये ही नहीं पता होता डीएनए क्या है। तो आप याद रखिए, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है जो क्या करता है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो ये डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये चीज़ें समझिए। तो डीएनए सभी जीवों की कोशिकाओं में मौजूद आनुवांशिक गुण का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। यानी डीएनए क्या करता है, गुणों को कोड करके रखता है और उसकी जो संतति है उसमें पहुंचाने का कार्य करता है। संतति में किसके गुण पहुंचाएगा, उसके माता पिता के गुणों को पहुंचाएगा। तो अतः जनन की मूल घटना डीएनए प्रतिकृति बनाना है। तो आपको याद रखना है, जो डीएनए प्रतिकृति है वो क्या कहलाता है, जो डीएनए की संरचना, आगे की ओर हम देखेंगे कि डीएनए की संरचना में क्या डिफाइन हो रहा है, उसके जो गुण हैं वो किस तरह से जा रहे हैं और प्रतिकृति क्या हो रहा है। तो जनक के वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है। डीएनए की प्रतिकृति समरूप नहीं होती, जो नई प्रजातियों की उत्पत्ति का क्या बनता है, आधार बनता है। तो आइए अब हम जानेंगे डीएनए की संरचना के द्वारा कि वो संरचना क्या है और किसके द्वारा गुण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये देखिए डीएनए की संरचना। तो इस संरचना में क्या गुण हैं आप देखें। आप देख रहे हैं ये डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना में आप देखिए ये डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स संरचना में जो दोनों ओर के जो बैंड हैं वो सुगर बैंड जो आपस में जो जुड़े हुए हैं डबल हेलिक्स, ये संरचनाएं कैसी हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं और ये अलग होकर क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जो अंदर आपके इसके देख रहे हैं वो बीच में होते हैं, वो क्षारक होते हैं जिन्हें हम एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कहते हैं। ये जो क्षारक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके मध्य में जो सुगर फॉस्फेट जो स्ट्रक्चर होता है उसके मध्य में होते हैं। तो ये डीएनए की संरचना है। इन्हीं डीएनए संरचना में क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। इंग्लिश में से रेप्लिकेशन कहते हैं। इसका जो है विखंडन होने से जो गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो यही है डीएनए की संरचना। आइए हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, किशोर अवस्था में जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? विभिन्नता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की, स्पीसीज का अर्थ होता है जाति। तो विभिन्नता की जाति के लिए तो लाभदायक है, जीवों में विभिन्नता जाति के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए नहीं। इसका अर्थ है विभिन्नता स्पीसीज के लिए लाभदायक है क्योंकि कभी कभी एक स्पीसीज के लिए पर्यावरण की स्थिति इतनी तेजी से बदलती है कि उनका अस्तित्व क्या हो जाता है, मुश्किल में आ जाता है। जैसे हम देखें डायनासोर, अब उनके लिए ये आसपास का वातावरण अनुकूलित नहीं है, ना तो उनको भोज्य पदार्थ मिलता है, ना तो उनके लिए आसपास का वातावरण रहने के लिए अनुकूलित है। तो क्या होता है, ये जो जातियाँ यानी जो जातियाँ आपस में क्या होता है, वातावरण में संघर्ष करके रह पाती हैं तो वही जीवित रह पाती हैं, अन्यथा वो समाप्त हो जाती है। तो देखिए, यदि जल का ताप बढ़ जाता है तो उसमें रहने वाले अधिकतर जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वातावरण में, जैसे पानी में जल का ताप टेम्परेचर कम है, उसी वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है। और यदि वो वातावरण का ताप जो है वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो मछलियां हैं वो मर जाएंगी। अतः केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित बच सकते हैं, जबकि विभिन्नता ना होने पर जीवाणुओं की पूरी प्रजाति क्या हो जाती है, नष्ट हो गई होती। तो ये याद रखिए कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक
नहीं हैं। तो ये जाना हमने दूसरा प्रश्न। अब जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा थर्ड है। क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है द्विखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। याद रखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, दो चीजें बता रहा है, द्विखंडन भी बहुविखंडन। जब आपको द्विखंडन बनेगा तो बहुविखंडन भी बनेगा। तो द्विखंडन में कोशिका का विभाजन दो बराबर भागों में होता है। अभी हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। अमीबा तथा जीवाणु द्विखंडन द्वारा क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। द्विखंडन का अर्थ होता है कि कोशिका का दो भागों में बंटना, द्विखंडन। बहुखंडन का अर्थ होता है जैसे आपने देखा कि दो भागों में बटा, द्विखंडन। बहु का अर्थ होता है बहुत सारे, कोशिका का बहुत सारे भागों में बंटना, यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे अगर जो बीज हैं वो बहुत सारे बीज जो हैं वो क्या होंगे? अलग अलग जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो बहुविखंडन की जो प्रक्रिया है, कोशिकाओं में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा कोशिका विभाजन होता है। तो आइए अब हम चित्र के माध्यम से भी जानेंगे कि किस तरह से द्विखंडन और बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये है हमारी खंडन और विखंडन की क्रिया। द्विखंडन क्या होता है हम जानेंगे। ये है विखंडन। सबसे पहले तो विखंडन क्या है, अभी आपने जाना कि एक कोशिका का दो भागों में या दो से अधिक भागों में बंटना, विभाजन होना, क्या कहलाता है? विखंडन। तो अब अमीबा में अगर हम विखंडन देखते हैं तो अमीबा आप देख ही रहे हैं कि इसकी जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही हैं और केंद्रक क्या है वो आकृति में परिवर्तित हो रहा है। जब केंद्रक की आकृति में परिवर्तन होता है तो इसकी इस प्रकार देखिए अमीबा क्या हुआ, अब कोशिका में उसके केंद्रक से कोशिकाओं में परिवर्तन हुआ और इस प्रकार ये दो भागों में बट गया। तो यह कहलाया द्विखंडन। अब आ जाता है सेकंड बहुविखंडन। तो बहुखंडन या विखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में। तो देखिए उसकी सेल्स में बहुत सारे, सेल्स के अंदर जो हैं बहुत सारे बीजाणु बनते हैं, उसमें परिवर्तन होता है और जब उसकी सेल्स फट जाती हैं तो बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। तो ये क्रिया कहलाती है बहुविखंडन। तो आपको याद रखना है द्विखंडन और बहुविखंडन क्या है, और दोनों के उदाहरण भी बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको याद रखना है कि द्विखंडन में अमीबा है और बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम है। तो आइए हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जनन क्या है? जीवों में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की, यानी क्या होते हैं जीव, चाहे हम जंतु देख लें या मनुष्य देख लें, ये जो जीव हैं ये क्या करते हैं? अपने ही समान क्या करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं। तो अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जनन। तो जनन की प्रक्रिया वृद्धि, परिपक्वता और पर्यावरण कारक का प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनन की प्रक्रिया में किसका प्रभाव पड़ता है तो आपको याद रखना है जनन की प्रक्रिया में वृद्धि, परिपक्वता और पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो जनन एक संतति से दूसरी संतति का बनना जनन कहलाता है। दूसरा है, अब ये जनन दो प्रकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक और लैंगिक। तो आपको आगे इन्हीं में अंतर भी आना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी है, आप उसे बहुत अच्छे से समझकर तैयार कीजिएगा। तो आप ये याद रखिए जो जनन जो है वो अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का अर्थ होता है कि संतति केवल एक ही जनक से पैदा होती है। जब संतति एक ही जनक से उत्पन्न हो तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन। स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया। आगे की ओर हम स्पंज और हाइड्रा देखेंगे, और स्पंज और हाइड्रा जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने गुणों को व्यक्त करते हैं, अलैंगिक जनन को व्यक्त करते हैं। अगला है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में दो भिन्न लिंग की आवश्यकता होती है जिसमें एक नर और एक मादा होता है।
इनके बगैर, एक नर और एक मादा के बिना जो उनकी संतति है वो आगे की ओर नहीं बन सकती, क्योंकि नर और मादा में निषेचन की प्रक्रिया के दौरान उनकी संतति बनती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। लैंगिक और अलैंगिक डिफरेंट है। लैंगिक में 2 लिंगों की आवश्यकता होती है, नर मादा, पर अलैंगिक में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो आपको ये याद रखना है, मनुष्य और अन्य उच्च वर्ग के जंतु जो होते हैं वो लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उभय लिंगता। उभय लिंगता का देखिए, उभय लिंगता जो ऐसा जीव जो नर मादा दोनों का कार्य करता है, तो जिन प्राणियों में नर तथा मादा दोनों ही जननांग एक ही शरीर में विद्यमान होते हैं, ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं, उभय लिंगता। जैसे केंचुआ, तो आपको याद रखना है जो केंचुआ जो है वो उभय लिंगता का उदाहरण है। तो याद रखना है उभय लिंगता। दूसरा होता, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8वां, द्विरूपता। देखो, जो 2 रूपों को धारण किया है, द्विरूपता। तो कशेरुकी प्राणियों जिनमें नर तथा मादा संरचनात्मक रूप से अलग अलग होते हैं, ऐसे प्राणियों को द्विरूपता या लैंगिक रूप, यानी जो लैंगिक लक्षण है वही क्या कहलाता है, द्विरूपता। नर और मादा दोनों की आवश्यकता है, 2 रूपों की आवश्यकता है। अगला आ जाता है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो बाहर से, मतलब नेचुरल ना, बाहर से किया जाए। तो किन्हीं अन्य तरीकों से गर्भाधान को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो ये हुए हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ये जो क्वेश्चन है, अगर आप साइंस लेते हैं, बायो साइंस, तो 11th-12th में भी है, तो आपको अभी से ही ध्यान से समझना है। गर्भधारण को रोकने के लिए अंडवाहिनी के एक भाग को काटकर अलग करने की शल्य क्रिया को ट्यूबेक्टोमी, यह जो क्रिया है वो मादा में होती है। मादा की जो ट्यूब है उसको काट दिया जाता है, जिस पे क्या होते हैं, अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंचते और निषेचन की क्रिया संपन्न ना होने से वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। तो ट्यूब को काटकर बांधकर उसको गर्भ को धारण करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। यही प्रक्रिया कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। तो अंडवाहिनी के एक भाग को काटकर अलग करने की जो ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। अगला आ जाता है नर गैमीट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में आता है। ये स्त्री केसर के एक ही भाग परागकोश के अंदर बनते हैं। ये परागकोश के भीतर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोर कोशिकाओं में म्यूसिस होता है तथा 4 अगुणित माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो हमने जाने, ये पुष्पों में होने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें क्या बनता है, नर गैमीट बनता है, जिसे जो गैमीटोफाइट प्रोसेस कहते हैं। आइए जानेंगे अब हम अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न डिफाइन करता है कि अन्य क्रियाएं जो हैं, परागकण और वो क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो परागकणों के परागकोश में वर्तिकाग्र में स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परागकण। तो परागकण जो है परागकोश में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कण हैं वो कहलाते हैं परागकण। परागकण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण की क्रिया जो होती है वो चित्रों के माध्यम से क्लियर होती है। आइए हम जानेंगे कि किस तरह से स्वपरागण और परपरागण की क्रिया जो है वो चित्र के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम जानेंगे स्वपरागण और परपरागण की क्रिया को। आप देख ही रहे हैं 2 प्रकार के पुष्प हैं, एक लाल और एक सफ़ेद। तो जो लाल पुष्प हैं उनमें स्वपरागण, क्योंकि नर और मादा एक ही पुष्प में हैं। तो अगर जब नर मादा एक ही पुष्प में होते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो वही पुष्प कहलाते हैं स्वपरागण की क्रिया। पर क्या होता है, जिसमें
निषेचन के लिए परागण जो होते हैं वो दूसरे पुष्प से प्राप्त हों तो तभी क्रिया संपन्न हो तो वो कहलाती है पर परागण। तो स्वपरागण और परपरागण की अब हम डेफिनेशन को जानेंगे कि क्या कहलाता है स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण जो है हम देखेंगे क्या है और परपरागण क्या है। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो हमने आप चित्र के माध्यम से देखा कि वो पुष्प क्या कर रहे थे, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर कर गिर रहे थे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया के परागण को स्वपरागण कहते हैं। और जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, आपने अभी चित्र में देखा हुआ था, तब किसी माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं, या तो मान लो धूल, कण, वायु, इनके द्वारा भी वो पहुंच जाते हैं। तो वो परागण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पर परागण। पर यानी दूसरा। तो जब दूसरे से जब परागण प्राप्त हो और जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। तो स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जाता है। अब हम जानेंगे कुछ विखंडन से संबंधित चित्रों को, आप उन्हें ध्यान से समझिएगा और पेपर में भी आपको करना है। तो आइए जानते हैं। अब आ जाता है हमारी कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के साथ क्रियाएं। देखिए, बहुविखंडन और खंडन, इसमें आपको दो चीज़ प्लाज्मोडियम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। खंडन जो होता है वो स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। तो आपको याद रखना है, प्रजनन विधि में जब संरचना में बहुकोशिकीय जीवों में, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये क्या कहलाती है, खंडन। अब हम जानेंगे कि किस तरह से आगे की ओर प्रक्रियाएं जो हैं। अब हम जानेंगे प्लेनेरिया और हाइड्रा। आप देख रहे हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा में क्या है, उनकी जो कोशिकाएं हैं, वो जो अंग हैं वो अलग अलग भागों में बट जाते हैं और अलग अलग में बटने के बाद क्या होता है, उनसे एक नई संतति बनती है। तो ये जो प्लेनेरिया और हाइड्रा जो होता है वो इसी प्रकार के जीव हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो प्लेनेरिया और हाइड्रा है उसकी जो अंग हैं वो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं और एक नए संतति और नए जीवों को जन्म देते हैं। तो पहला जो है वो प्लेनेरिया है, दूसरा है वो हाइड्रा है। तो आपको याद रखना है, प्लेनेरिया और हाइड्रा जो हैं वो विखंडित होकर क्या कर रहे हैं, उनकी संरचना बहु विखंडित होकर अलग अलग खंडित होकर नए जीव को जन्म देती है। अब हम जानेंगे हाइड्रा में मुकुलन। इस प्रकार जो मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो हाइड्रा में आती है। आपको पेपर में 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है कि मुकुलन की प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में जीव के जो शरीर में क्या हो जाता है, एक उभार उत्पन्न हो जाता है, मुकुल बन जाता है और मुकुल बनने के बाद इन्हें फिर पूर्ण जीव में क्या हो जाते हैं, ये विकसित हो जाते हैं। आप देख रहे हैं उसमें एक बड निकल रही है और ये बड धीरे धीरे ग्रोथ कर लेती है और अपने जो जनक से जब पृथक हो जाती है और एक नई संतति बनाती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है मुकुलन। तो आपको ये याद रखना है, मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो हाइड्रा में और खमीर में होती है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। तो आपको ये उदाहरण भी याद रखना है। अब हम जानेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर। तो आइए जानेंगे। लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर। तो हमने डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने वाले हैं अंतर। तो इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन आप याद रखिए, नर और मादा के द्वारा संपन्न होता है। पर अलैंगिक जनन देखते हैं तो या नर या मादा एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार दूसरा पॉइंट बोलता है, इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। तो मनुष्य, बड़े जंतु जो आते हैं वो उच्च श्रेणी में आते हैं। तो आपको याद रखना है, इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। अलैंगिक जनन यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। जो अलैंगिक जनन है,
वो निम्न श्रेणी के जो छोटे जीव होते हैं उनमें यह प्रक्रिया होती है। थर्ड पॉइंट बोलता है लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना प्रारंभ होता है। तो हमेशा याद रखिए निषेचन के बाद ही जीव बनना प्रारंभ होता है लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन देखेंगे तो इस जनन में निषेचन जो होती है वो क्रिया नहीं होती है। अब हम जानेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बोलता है इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए लैंगिक जनन में जो लक्षण हैं वो नए गुणों को व्यक्त करते हैं और अलैंगिक जनन में जो संतान में है उनमें नए गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट बोलता है इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते। तो जब संतान बनती है तो उसमें बीजों की क्रिया नहीं होती, बीज बनने की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। पर हम अलैंगिक जनन देखेंगे तो उसमें बीज बनने की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। आपको याद रखना है। अब हमारा उदाहरण है, देखिए मनुष्य हो गया और पुष्पीय पादप हो गए। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें याद रखिए नर मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इस तरह से उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं और जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और अलैंगिक जनन के उदाहरण हम देखें वो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ। तो ये जो प्रोटोजुआ है ये सारी जो हैं वो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर जाना। मैं रिपीट करती हूँ तो सारे बच्चे पूरे पॉइंट को फिर से देखेंगे। इस प्रकार हमने लैंगिक अलैंगिक जनन को जाना। इस चैप्टर में ये पूरे चैप्टर में ये जो पॉइंट थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर को जाना। इस पाठ के और भी प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण हैं जो कि हम अगली वीडियोस में देखेंगे। उन्हें भी आपको चित्रों के साथ करना है। तो अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं। Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.